सर आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी जी वालेकुम मेरी सर। आवाज़ आ आवाज रही है आपको? जी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही अस्सलाम वालेकुम। है। जी सर, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। बाकी बच्चों का म्यूट है असल में। आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं बच्चों। जी अपना ये आप थोड़ा सा ये बोथ वे कन्वर्सेशन होगी। आप लोग मेरे ख्याल में आप लोग थोड़ा सा फेस टू फेस हो जाएं। मीन्स कि मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर सकूं, फिर उसके लिहाज से हम आगे प्रोसीड करेंगे। इज इट पॉसिबल रूमा एंड हिकरा? तो यार बोलें, क्या हो गया सर? आपसे पूछ रहे हैं और आप लोग चुप बैठे हैं। रोमा या जी इकरा, आप दोनों बोलें। आप चार लोगों तो को टोटल मेरी लोग आवाज़ हैं। आ रही है? तो ये बताएं, इकरा आप जी भी, सर, अस्सलाम वालेकुम। रोमा आप भी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम ठीक है जी, सलाम। अब बात करें सर से, प्लीज कंटिन्यू करें। जी रुमा आप बोलें। सर, मैंने पूछना था कि बिजनेस टैक्सेशन में से कुछ भी यानी कि इंटरव्यू में कुछ पूछा जा सकता है? चले, अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी जी आप सर, आ लोगों में रही से है। जी, आ हाँ, रही है। रुमा की आवाज आ रही है मुझे अभी। जी रुमा आपका स्टडी का जी अ, जी रुमा आपका सर मैंने स्टडी का बैकग्राउंड क्या है? स्टडीज किस में है सर आपकी? अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फाइनेंस में। में। सो अभी आप प्रॉपर एक फॉर्मल वे में बैठे हुए हैं? जी सर। ठीक है। तो रुमा आपको पता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं इसकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की? नहीं सर, इतनी तो मैंने नहीं स्टडी की हुई। थोड़ा सा ऊंची नहीं। बोलिएगा प्लीज। मेरी आवाज आपको जी आ रही है? जी सर, आपकी आ रही है, पर वो थोड़ा सा मेरा फोन खराब है, स्पीकर्स वगैरह इसके माइक्रोफोन्स खराब हैं, इसलिए आपको आवाज नहीं जा रही है। हाँ सर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो रोल्स है ना इनकी, वो इतनी मैंने स्टडी नहीं की हुई है। मुझे नहीं पता। प्लीज थोड़ा थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, बिकॉज उधर हमें ऊंची बोलना पड़ेगा। सर, मेरा एक्चुअली फोन का प्रॉब्लम है, मेरा माइक्रोफोन थोड़ा सा खराब है। और जो रोल्स हैं यानी कि जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो मैंने इतनी स्टडी नहीं की हुई इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। ओके। तो इससे पहले आपका एक्सपीरियंस है? मीन्स के इज इट योर फर्स्ट इंटरव्यू गोइंग टू बी हेल्ड? नहीं सर, मैंने इससे पहले भी दिए हुए हैं म्युनिसिपल ऑफिसर के। मैंने अपनी यानी कि जो भी मेरी स्टडी यानी कि जो मेरा डिसिप्लिन था, मैंने उससे रिलेटेड मैंने दिए हुए इंटरव्यूज। ओके ओके। जी हिकरा आप प्लीज बताएं। हिकरा आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को प्लीज। सर आई थिंक उसका माइक का प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से काफी अपने वो हो नहीं रही। फरीद आप बोल लें, फिर ये सर नेक्स्ट स्टूडेंट है फरीद। फरीद सर आप बात मेरी कर लेते हैं। वलीद साहब मेरी आवाज आपको आ रही है सही तरह से? सर थोड़ी सी स्लो है लेकिन आ रही है। आवाज स्लो है, चलें अभी बताइएगा जरा सर। अभी लिख के बताइएगा। अभी मैं साथ अपना माइक अटैच करता हूँ। जब माइक अटैच करता हूँ तो फिर आप लोगों की आवाज नहीं आती मुझे। तो अभी सर मैं माइक अटैच करता हूँ, तो मुझे प्लीज उसमें रिटर्न में लिख के बताइएगा, ठीक है?
जी सर, अभी बताइएगा मुझे वलीद साहब, आवाज़ ठीक आ रही है अभी मेरी? चलें, हम प्रोसीड करते हैं। और कोई भी बोथ वे। जी अभी आवाज़ ठीक है, चलें। मैं चाह रहा था कि ये बोथ वे कम्युनिकेशन हो हमारी, बिकॉज हमारा एक्चुअल में इंटरव्यू होना है। तो उसके लिहाज से मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा मुझे अपनी स्टडीज़ का, चलें, लिख कर बता दें, बैकग्राउंड बता दें मुझे। इकरा, आपका बैकग्राउंड क्या है स्टडीज़ का? और फरीद साहब आपका क्या है? ठीक है। हिकरा का एलएलबी है। सॉरी, फरीद साहब का एलएलबी है। एमबीए फिनांस। अच्छा, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर के किस किस को पता है कि जब एडवर्टाइजमेंट आई थी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन थी उसके साथ? किसी को पता है इसका? यस। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी मेंशन है उधर। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर मुझे अलाउ कीजिएगा वलीद साहब। थैंक यू। अच्छा, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है ऑडिट का। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। अच्छा, यही हमारा सिलेबस भी है। अब इन 10 और 11 पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा, वो पूछेगा ही नहीं आपको। यही हमारा एक्चुअल में सिलेबस भी है। इसी सिलेबस के एमबीओ में रहकर आप तैयारी करें, इंशाल्लाह इसको 2 या 3 दिन में आप कवर कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने पहले भी चीज़ें पढ़ी हैं। अभी आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, रिफाइन करना अपने आप को। थोड़ी सी बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और एक फॉर्मल वे में और प्रॉपर फ्लो के साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपने। अच्छा, ये है क्रिएशन ऑफ डिमांड। पहला है क्रिएशन ऑफ टैक्स डिमांड। ये किसको पता है क्या है टैक्स डिमांड, क्या होती है? अभी आप बोल भी सकते हैं, जब बोलने लगे प्लीज बता दिया करें ताकि मैं अपना माइक हटा लिया करूं। जी, कोई बता सकता है टैक्स डिमांड क्या होती है? फरीद साहब आप बता सकते सर हैं व्हाट इज मीन्ड बाय टैक्स डिमांड? सर कोई भी जो है, जो कोई सर्विस प्रोवाइड चले कर मैं रहा है, पहले कोई भी बता ऐसी देता चीज हूँ, फिर जो आप एंटिटी, आपसे पूछता हूँ। टैक्स तो डिमांड ये कोई भी। होती है कि फॉर एग्जांपल किसी भी टैक्स पेयर ने अपनी जब इनकम शो करवाई होती है, बट वो लो करवाई होती है, इनकम लो इनकम शो करवाई होती है, लेकिन उसकी इनकम ज्यादा होती है। अब इन दोनों में एक गैप क्रिएट हो जाता है। इन दोनों में एक गैप क्रिएट हो जाता है, जो इनकम अंडर रिपोर्टेड होती है। अंडर रिपोर्टेड इनकम जो होती है, उसके ऊपर जब एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर थ्रू प्रॉपर असेसमेंट और एजुडिकेशन के थ्रू, जो भी प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स हैं अथॉरिटी के, उसके थ्रू ये अथॉरिटी या इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये असेस करता है कि इसकी इनकम ज़्यादा है, बट ये वेंडर या टैक्स पेयर हमें अंडर रिपोर्ट कर रहा है। जब ये आइडेंटिफाई कर लेता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर टैक्स डिमांड, यानी कि टैक्स ड्यू, जो एक्चुअल में टैक्स ड्यू है, वो बना के देता है टैक्स पेयर को कि भाई ये भी टैक्स पे करो। आप अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं पहले, आप
जो टैक्स ड्यू है वो पे नहीं कर रहे, आप अंडर पेइंग कर रहे हैं। उस अंडर पेमेंट को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, और फिर बाद में पेनल्टी भी इम्पोज करना और उसकी रिकवरी भी करना, यही टैक्स डिमांड है। फिर रिकवरी ऑफ असेस्ड और एडजुडिकेटेड टैक्स। अब अल्टीमेटली ये भी तो एक रिकवरी है, टैक्स डिमांड भी। टैक्स डिमांड भी तो एक रिकवरी है, बिकॉज आपने खुद आइडेंटिफाई किया, पहले असेस किया, या एडजुडिकेशन के थ्रू आपने डिटरमिन किया कि आपका इतना टैक्स बनता है बट यू आर अंडर पेइंग। तो वो जो अंडर पेमेंट है आपने उसकी रिकवरी करनी है। तो ये दोनों फंक्शंस एक्चुअल में कोरिलेटेड हैं, इवन ये भी कोरिलेटेड है। इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टीज। इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टीज का क्या मतलब है कि हमने ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज पढ़ा हुआ है एक्ट में। सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट में पेनाल्टीज का एक टेबल डिफाइंड है। अब इंटरव्यूअर्स डेफिनेटिवली आपसे नहीं पूछेगा कि भाई इस अगर ये ब्रीच किया तो इसकी पेनाल्टी क्या होगी। आप एक सब्जेक्टिव वे में उसको तैयार करें। सभी की पेनाल्टीज को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, उधर याद भी नहीं रहेंगी। जस्ट आपने प्रॉपर वे में सब्जेक्टिव नेचर में उसको प्रिपेयर कर लेना। अगर ये करेगा तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और अबाउट टू इतना फाइन हो सकता है। लेकिन ये कि पेनल जो ऑफेंसेस हैं वो आपको याद होने चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि दीज आर द सर्टन ऑफेंसेस इफ दीज ऑफेंसेस आर कमिटेड बाय द टैक्स पेयर्स, फिर उनके ऊपर सर्टन पेनाल्टीज इंपोज होती हैं। अब ऑफेंसेस के आपको नाम याद आते हैं, नाम याद हैं, और वो कॉम्पनसेट कर देंगे आपकी पेनाल्टीज, अगरचे आपको याद हैं या नहीं याद हैं। लेकिन आप ऑफेंसेस अपने याद रख लेने हैं थोड़े से, कोई 5-6 ऑफेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपने जहन में रखने हैं। अब इसके बाद टैक्स बेस को ब्रॉडन करना। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने का पर्पस भी यही था कि आपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करना। हमारी टैक्स बेस बहुत ही नैरो है। हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो अबाउट 10% है। हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो अबाउट 10.5% है, 9.9% है कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंगली। नॉर्मली आप रखें कि 10.5% है, लेकिन स्टैंडर्ड अबाउट 34% है या 32% है। हाँ, किसी भी कंट्री की टैक्स टू जीडीपी रेशो 34 होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की ओनली 10.5% है। अब कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जा सकता है। फिर है इंप्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट। ये भी आपके एमबीओ में आता है। जो फेडरल टैक्सेस हैं या पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट है, जो उसमें जो भी टैक्सेस आते हैं, नॉर्मली तो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस है, लेकिन इसके साथ कुछ अलाइड नेचर के फंक्शंस भी हैं, लाइक वेलफेयर के रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं, कुछ स्टडीज को कंडक्ट करना है, कुछ सरचार्जेस हैं उनको रिकवर करना है। ये भी इसी एक्ट के अंडर कवर्ड है। तो ये भी आपने याद रखने हैं। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिटर का भी सेम फंक्शन होता है इन्फोर्समेंट ऑफिस पीआरए में, और नॉर्मली इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी सेम फंक्शन होता है। मेरा एक दोस्त है फैजान मुस्तफ़ा, वो एज ए इन्फोर्समेंट ऑफिसर उधर पीआरए में भर्ती हुआ है, लेकिन उसका फंक्शन एक्चुअल में ऑडिट ऑफिसर का ही है। वो ये सब कुछ करता है, फिनेंशियल एनालिसिस करता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है कि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बता रही हैं कि नहीं बता रही, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही तरह से डिस्क्लोजर्स हैं या नहीं हैं, एस्टिमेट्स सही तरह से डिस्क्लोज किए हैं या नहीं किए हुए,
whether they are being मीन्स के अंडर रिपोर्टेड और नॉट। अगरचे अंडर रिपोर्टिंग है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आपने प्रॉपर वे में उसको आइडेंटिफाई करना है, जो उसकी एक्चुअल इनकम है उसको पैक करना, और उसके ऊपर आपने टैक्स इम्पोज करना है। अब ज्यादा मेन फंक्शन यहां से है, ये टैक्स डिमांड भी इसी की बेस के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स कैसे कर सकते हैं, टैक्स बेस कैसे कर सकते हैं, आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस थ्रेशोल्ड में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टीज और डिफॉल्ट सरचार्ज, आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि पेनाल्टी हुई, सॉरी ऑफेंस हुआ क्या है, उसको देखोगे। तो ये कोरिलेटेड है। मेन जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्समेंट के साथ साथ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करना है। अब प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जो बिजनेसमैन है वो दो तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, एक एक्चुअल होती है उनके पास और एक होती है फ्राजुलेंट। दो पैरेलल वे में चला रहे होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ये फॉर एग्जांपल एक ए है एक बी है, ए में वो डाटा ठीक बता रहे हैं लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे ए वाला डाटा टैक्स अथॉरिटीज को। बी में वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम जनरेशन बता रहे हैं, और वही डाटा यही डाटा पीआरए को डिस्क्लोज कर रहे हैं। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन दोनों चीजों को देखना। कहीं ना कहीं वो अपनी एक्चुअल रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं और अंडर रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं। तो इस अंडर रिपोर्टिंग को आइडेंटिफाई करना, फिर कोरेक्टिव मेजर्स लेना, पेनाल्टीज को इम्पोज करना, ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई करना और डिफॉल्ट सरचार्ज को इम्पोज करना, फिर उसकी रिकवरी करना और टैक्स डिमांड को क्रिएट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। देन रिस्क असेसमेंट, देख रिस्क असेसमेंट हमने पूरा ऑडिट का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, रिस्क असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक, और दूसरा है रिस्क असेसमेंट इन द कंट्रोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। ये भी हमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। सभी जो भी बिजनेस है उसके इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छी तरह से एनालाइज करना कि वेदर दोज इंटरनल कंट्रोल्स आर मेंटेनिंग द ट्रू फाइनेंशियल रिकॉर्ड और नॉट। अब ऑडिटर की या इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क बेस्ड असेसमेंट। देन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी बेस्ड टूल्स फॉर टैक्स एनालिसिस। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के कुछ आईटी टूल्स हैं, जैसे पहले था रेस्टोरेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आ गई, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया उसको। अभी कुछ और भी पोर्टल्स बने हुए हैं, पोर्टल्स के थ्रू, और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इंटीग्रेट करते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स के साथ। अब 5-6 टूल्स मेनली यूज करता है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, वो हम आगे जाके उनको एनालाइज करते हैं मजीद। देन पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, इसको भी इन्फोर्स करना है। यहां पे वर्किंग कंडीशंस को भी देखना है। इसके अलावा अगरचे कोई पर्टिकुलर बिजनेस 5 लाख के ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू नहीं सॉरी इनकम जनरेट कर रहा है, तो उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्कर्स वेलफेयर फंड के एस्टैब्लिश करे। अ पर्टिकुलर और सर्टन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और इनकम मस्ट बी included in this fund so that the welfare of the employees can be taken. 10वां फंक्शन है टू परफॉर्म एनी अदर इन्फोर्समेंट टास्क फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग सीइंग ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस हैविंग डिफॉल्ट्स। अब डिफॉल्ट का, कोई बिजनेस डिफॉल्ट कर जाता है,
कागजी तौर पर वो डिफॉल्ट कर जाता है बिजनेस, लेकिन एक्चुअली वो डिफॉल्ट नहीं करता। ये डिफॉल्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम बेनिफिट्स। ऐसे भी बिजनेस डिफॉल्ट कर जाते हैं जानबूझ के, वो कागजी तौर पे डिफॉल्ट करते हैं लेकिन एक्चुअली डिफॉल्ट नहीं करते। तो इस चीज को भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करना और फिर उसके लिए करेक्टिव मेजर्स को लेना। देन वेरियस अदर ड्यूटीज असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ और भी अदर ड्यूटीज भी हो सकती हैं आपकी, मिसलीनियस हो सकती हैं कुछ भी। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर के सम हो सेम ही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो ऑडिट ऑफिसर होता है उसका मेनली डेस्क जॉब होता है, और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का वो फील्ड जॉब है। लेकिन दोनों एक एक दूसरे को असिस्ट कर रहे होते हैं। ऑडिट ऑफिसर, मेरे ख्याल में ऑडिट ऑफिसर इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी है और ऑडिट ऑफिसर भी है, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर का रोल टू सम एक्सटेंट लिमिटेड है। उसने चीजों को इन्फोर्स करना है, उसने रिस्क असेसमेंट करनी है, उसने पेनल्टीज को इम्पोज करना है, रिकवरीज को इफेक्ट करना है, डिफॉल्ट सरचार्ज को कलेक्ट करना है। ये जो 10 मेन फंक्शंस हैं ये ऑडिट ऑफिसर भी करता है। अब दोनों के रोल्स बहुत ही ओवरलैपिंग है। अभी कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, मैं जानता हूं उनको, वो ऑडिट ऑफिसर भर्ती हुए थे लेकिन वो इन्फोर्समेंट का काम कर रहे हैं। और कुछ इन्फोर्समेंट ऑफिसर भर्ती हुए हैं, वो ऑडिट का काम भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी काम कर रहे हैं। तो ये दोनों के रोल्स बहुत ही ओवरलैपिंग है। अब ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑडिटर की। यहां पे भी फिनेंशियल डाटा को अच्छी तरह से देखना। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही एक्चुअली में ये लाइन कवर कर रही है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही ये लाइन कवर कर रही है। फिनेंशियल डेटा और नॉन फिनेंशियल डेटा रिपोर्ट्स, उन सारी चीजों को देखना। और अल्टीमेटली अल्टीमेटली ऑडिटर का पर्पस यही है, कोई अंडर रिपोर्टिंग को आइडेंटिफाई करना। अंडर रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही, ओवर रिपोर्टिंग हो रही। ओवर रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते बिजनेसेस, अगरचे वो ओवर रिपोर्टिंग करेंगे तो वो अपनी ही इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स पे करेंगे। तो उनके लिए ये डिसएडवांटेज है। सो वो टैक्स इवेड करने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए वो अंडर डिस्क्लोजर्स करते हैं। जितनी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें अंडर रिपोर्टिंग करते हैं। देन दूसरा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ऑडिटर का, एनालाइज सॉर्ट एंड फाइंड डिस्क्रिपेंसी इन सेल्स टैक्स रिटर्न्स। अब रिटर्न्स फाइल करते हैं। रिटर्न्स में मोस्टली बिजनेसेस क्या करते हैं, ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे होते हैं लेकिन ज्यादा एक्सपेंडिचर्स को इनहांस करके बता देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी इनकम तो जनरेट हो रही, सॉरी रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से हम ब्रेक इवन के ऊपर चल रहे हैं। तो ये ब्रेक इवन के ऊपर चलना उनका अल्टीमेटली उनके लिए ही बेनिफिशियल है, टैक्स अथॉरिटीज के लिए तो नहीं है। टैक्स अथॉरिटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू कलेक्ट मोर टैक्स एंड मीट द टारगेट्स सेट बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रिटर्न्स को भी, उसके मेथड को देखना है कि भाई कहीं पे ये ज्यादा एक्सपेंडिचर्स शो तो नहीं कर रहा, क्या ये अपनी इनकम को सही तरह से डिस्क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी चीजों को जो सेल्स टैक्स रिटर्न्स के रिलेटेड है उसको भी देखना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑफिसर। फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करना। फिर रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन क्या है, टैक्स पेयर का सेल्स टैक्स रिटर्न जो उसने फाइल किया हुआ है
वो डेटा देखना, और उसका जो रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, उसके पास जो भी रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उस रिकॉर्ड को और फाइल्ड रिटर्न्स के साथ रिकंसाइल करके देखना। और इस जब वो रिकॉन्सिलिएशन होती है, अगर जो चीजें रिकंसाइल नहीं करती, तो फिर अल्टीमेटली कोई ना कोई डिफॉल्ट या कोई ना कोई डिफॉल्ट सरचार्ज टैक्स पेयर को पड़ता ही है। तो रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स रिकॉर्ड्स को परफॉर्म करना भी ऑडिट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू एडवाइज एंड डिस्कस द मेथोडोलॉजीज ऑन ब्रॉडनिंग असेसमेंट एंड ऑपरेशंस एंड इन्फोर्समेंट। अब ये देखें आप, लैंग्वेज चेंज है, जस्ट लैंग्वेज इज चेंज्ड, बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के ही सेम है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिट ऑफिसर के और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के दोनों के ही सेम है। तो यहां पे कोई आपका सवाल जो आप एड्रेस करना चाह रहे हो, करवाना चाह रहे हो, आप कर सकते हैं। जी रोमा हिकरा। जी फरीद साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप चारों में से ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर दोनों में किसका हुआ है रिटर्न क्वालिफाई? किसी का हुआ है, ऑडिट ऑफिसर का भी और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी? प्लीज लिख के बता सकते हैं आप। जी बता सकते हैं अभी। दोनों में, ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर दोनों में किसी का हुआ है आप चारों में से? चलें नहीं सर, आगे मेरा तो कोई प्रोसीड करते हैं हम। आंसर हो गया। बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं पंजाब रेवेन्यू टैक्स अथॉरिटी एक्ट के। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट में से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, मेनली यहां से सवाल पूछा जाता है। अच्छा, एक या दो लेक्चर्स में सारा सिलेबस तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, और ना ही कवर होता है एक दो लेक्चर्स में। लेकिन ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए दो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स रखे गए हैं कि आपने एक्चुअली प्रिपेयर क्या करना है। अब आप देखें, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में 10 रोल्स बताए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, जॉब डिस्क्रिप्शन में, वही आपका एक्चुअली में सिलेबस है। आपने उसी सिलेबस को डिफरेंट डायमेंशंस के साथ देखना है, फिर अपनी पर्सनल प्रोफाइल को तैयार करना अच्छी तरह से, अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है, और एक दो जो करंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, लाइक यूएसए की ईरान के साथ वॉर चल रही है, इसराइल की वॉर चल रही है ईरान के साथ, इस वॉर को आपने अच्छी तरह से एनालाइज करना है। करंट जो ऑयल क्राइसिस है, उसका पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, इसको देखना आपने। फिर कुछ टैक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टैक्स बेस को हम ब्रॉडन कैसे कर सकते हैं? लोग टैक्स क्यों नहीं देते पाकिस्तान में? टैक्स लोग क्यों नहीं देते? वाई पीपल आर टैक्स अवर्स? कुछ सजेस्टिव मेयर्स आपने देने हैं। इकोनॉमिक इश्यूज कौन से हैं पाकिस्तान के, तीन चार वो याद रख लें। जो करंट थोड़ा सा रेलिवेंट डेटा है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। करंट पाकिस्तान के
इश्यूज क्या हैं, नॉर्मली वो इश्यूज को, हर एक इशू को करंट जो टैक्स डायनामिक्स हैं पाकिस्तान में उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के स्ट्रक्चर को देखो। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का करंट चेयरमैन कौन है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो कि फिनांस डिपार्टमेंट है वो इसको कैसे एडमिनिस्टर करता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ इस पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट को, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें रोल्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चरिंग क्या है। ये कुछ पहले डेफिनेशंस बताई हुई यहाँ पे, डेफिनेशंस को देखने की एक निगाह डेफिनेशन के ऊपर जरूर दोहराइएगा। एडवाइजरी काउंसिल क्या है, एपलेट ट्रिब्यूनल क्या है, अथॉरिटी का क्या मतलब है, चेयरपर्सन कौन सा होता है, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, कमेटी, एम्प्लॉयर कौन है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिस्कल लॉ। ये डेफिनेशंस आपने देखनी है। एक पूरी डेफिनेशन याद करना और एक फ्रेज को याद करना, इन दोनों में फर्क है। आपने एक दो फ्रेजेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं वो आपने याद रखनी है। पूरी डेफिनेशन आप याद नहीं कर सकते। और इंटरव्यू में बहुत ही क्रिस्पी आपका इंटरव्यू होना चाहिए, आपके आंसर्स बहुत क्रिस्पी होने चाहिए, टू द पॉइंट्स होने चाहिए, रैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। ये ना पूछा कुछ और है बता कुछ और रहे हैं। जो मेन फ्रेज है उसको बस दिमाग में रखें और अपने अल्फाजों में चेंज करके बताएं। क्रैम भी नहीं करना, तोते की तरह क्रैम नहीं करना आप लोगों ने। अब देखें अथॉरिटी क्या है, इसको देखना है। अब यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी क्या है, इसको प्लीज एक्सप्लोर कीजिएगा। इस पूरे सेक्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कीजिएगा इसको। वही फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेनली। जिस तरह से भी एग्जामिनर मींस के पैनलिस्ट आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं कि अथॉरिटी का पर्पस क्या है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के फंक्शंस क्या हैं, रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तो इसका स्कोप क्या है, इस तरह से भी पूछ सकती है। उसके वही 10-12 पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिए हैं। वही डिस्क्रिप्शन ही एक्चुअली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का मैंडेट है, स्कोप है। उसी उसी में वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। वही फंक्शंस हैं जो अथॉरिटी परफॉर्म कर सकती है। अब ये भी कुछ फंक्शंस बताए हुए हैं, ये नॉर्मली वही हैं। पूरी लाइनें याद करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं पॉइंट्स को अच्छी तरह देखो आप, उन्हीं पॉइंट्स को देखो। वही एक्चुअल में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फंक्शंस हैं, पावर्स हैं। ये देखें, अगर हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। इंप्लीमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना, वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस इंश्योर करना। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पास्ट पेपर्स सॉरी पास्ट इंटरव्यूज में पूछा हुआ है कि हाउ कैन यू कन्विंस द बिजनेसेस टू पे टैक्सेस। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई इसका आंसर कर सकता है? ये मैं कोई आंसर बता सकता है इसका? रिटर्न में लिख के बता दें, कोई यहाँ बोलना चाह रहा है बोल के बता दे। फिर इसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन, फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द अथॉरिटी। यहाँ पे ज्यादातर तीन चार फंक्शंस इसके मेन है, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लायंस और इम्पोजिशन और इन्फोर्समेंट। यही पर्पस है इसका, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का। आगे इसके एक्सटेंडेड वर्जन है। इन्फोर्समेंट किसकी होनी चाहिए?
जो भी सर्विस टैक्स है हमने कलेक्ट करना है, उसको इन्फोर्स करके ही कलेक्ट करेंगे हम। पाकिस्तान का कल्चर बहुत ही टैक्स अवर्स है, वॉलंटेरीली वो टैक्स पे करने वाला नहीं है, आपने इन्फोर्समेंट के थ्रू टैक्स को कलेक्ट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रिफॉर्म्स के रिलेटेड, एम्प्लॉयर्स के रिलेटेड, एम्प्लॉयज के रिलेटेड जो भी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी गई हैं इस एक्ट में, उनको इंश्योर करना। तो नॉर्मली 4-5 ही फंक्शंस हैं, आगे उसकी एक्सटेंशंस हैं। अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का एक ही मेनली कोर ऑब्जेक्टिव है सर्विस टैक्स को कलेक्ट करना, और आगे कुछ उसको अलाइड रोल्स दिए हुए हैं, लेकिन वो अलाइड रोल्स आर टू सम एक्सटेंट आर कनेक्टेड विद द सर्विस टैक्स। ये जरूरत नहीं है इस चीज को याद करने की। ये भी जरूरत नहीं है, इसको भी ना देखें, इसको भी ना देखें। सॉरी, ये डेटा बैंक को आपने देखना ठीक तरह से। डेटा बैंक क्या है? द अथॉरिटी शैल क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटा बैंक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज नेसेसरी टू अचीव द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। अब यहाँ पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी स्टेट बैंक को लिख सकती है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेट कर सकती है, यूटिलिटी कंपनीज के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एंटिटीज के साथ, स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ। जितनी भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उनको अपने साथ इंगेज करके इन्फोर्स कर सकती है सर्विस टैक्स को, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर कर सकती है, कंप्लायंस को इन्हांस कर सकती है। डेटा बैंक हेल्प आउट करेगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टू इंश्योर द कंप्लायंस, मेक द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, और जो दूसरे रोल्स एंड पावर्स हैं उसको इंश्योर करने में। अथॉरिटी में इम्पोज एनी फी और चार्जेस, ये उधर भी लिखा हुआ है सर्विस एक्ट में भी। अच्छा, ये एडवाइजरी काउंसिल पूछा जा सकता है, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? मिनिस्टर फॉर फिनांस फॉर द गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, चेयरपर्सन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फिनांस डिपार्टमेंट। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एफडी है, फिनांस डिपार्टमेंट है। ये आपने इसके एडवाइजरी काउंसिल के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद रखना है, ये प्रिपेयर होना चाहिए आपका।